नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। 10 कदम में सबसे पहले बात कर लेते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट की, जो कि अब नेगेटिव है। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि मैं कोरोना नेगेटिव हो चुका हूं। सीएम योगी ने कहा कि सहयोग और शुभकामनाओं के लिए सभी का धन्यवाद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ जिन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब वो कोरोना नेगेटिव है, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है और साथ ही सभी को शुभकामनाएं भी दी और धन्यवाद भी अदा किया। कहा कि जिन लोगों ने इस दौरान सहयोग किया, इन सभी को धन्यवाद। सीएम योगी ने क्या ट्वीट किया ये भी हम आपको दिखा दें। आप सभी की शुभेच्छा और चिकित्सकों की देखरेख से अब मैं कोरोना नेगेटिव हूं। आप सभी के द्वारा मुझे दिए गए सहयोग और शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ जो कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार हर रोज मीटिंग्स ले रहे थे, हर रोज काम कर रहे थे, डॉक्टर्स की सलाह को दरकिनार करते हुए भी, चूंकि जिम्मेदारी इतनी बड़ी उनके कंधों पर, प्रदेश में कोरोना संकट लगातार गहराता जा रहा था और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार एक्शन में थे कि क्या जरूरी कदम उठाए जा सके कि लोगों की जिंदगी और आजीविका दोनों का ख्याल रखा जा सके। अनामिका इस वक्त हमारे साथ है। अनामिका, बड़ी खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अब कोरोना को उन्होंने मात दी है, कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं। और देखिए, मैंने कहा 12 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री आवास पे तमाम जो अधिकारी हैं वो पॉजिटिव आ गए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना टेस्ट करवाया था। 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेस्ट रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। 15 दिन के बाद मुख्यमंत्री ने फिर से कल टेस्ट करवाया है और बड़ी बात और खुशी की बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्यमंत्री ने कोरोना को मात दे दिया है। हालांकि इस 15 दिनों में भी मुख्यमंत्री के कामकाज पे कोई खास असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मुख्यमंत्री जितनी भी मीटिंग्स करते हैं या कोविड को लेकर या अलग अलग विभागों को लेकर के, वो सभी मीटिंग्स वर्चुअल माध्यम से होती रही। हालांकि मुख्यमंत्री जो चुनाव प्रचार के लिए उनके जो प्रोग्राम्स थे उनको रद्द करना पड़ा, लेकिन कोविड को लेकर समीक्षा बैठक की बात करें या कोविड के मैनेजमेंट की बात करें, उसको लेकर मुख्यमंत्री लगातार रोज 2 से 3 बैठकें करते रहे। सुबह कोविड को लेकर बैठक, शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों का जायजा लेने को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठकें की। इस बीच कुछ बड़े और कड़े फैसले भी किए गए कोविड को लेकर। लेकिन आज बड़ी बात यह है कि चूंकि इतने बड़े राज्य के मुखिया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बड़ी जिम्मेदारी और इस वक्त उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ी विभीषिका से जूझ रहा है और अभी बहुत हद तक काम करने की जरूरत है भी यूपी को लेकर। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आना उत्साह भरने वाला कम से कम यूपी के लोगों के लिए, और लोगों की उम्मीदें और भी बढ़ जाएंगी कि अब मुख्यमंत्री चूंकि नेगेटिव हो गए हैं तो ज्यादा तेजी के साथ कामकाज होगा। हालांकि बिल्कुल नेगेटिव आने के बाद मुख्यमंत्री लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में और ज्यादा तेजी से काम किए जाने की जरूरत भी है। और अब जब सीएम कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है इसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। धन्यवाद अनामिका इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। और सरकार की कोशिशों के बाद भी देश में कोरोना की रफ्तार फिलहाल कम नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,86,452 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में 3,498 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। यूपी में भी कोरोना की रफ्तार तेज बनी हुई है। बीते 2 दिनों में हमने देखा था कि हर दिन कोरोना के आंकड़े जो यूपी में आ रहे थे उनमें कमी देखी गई थी, लेकिन एक बार फिर इसमें तेजी देखने को मिली है। पूरे देश की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामले जो हैं वो डराने वाले साबित हो रहे हैं। इसी बीच आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई है। 11 बजे वर्चुअली ये मीटिंग होनी है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से अभी तक की सारी कोशिशें नाकाम साबित हुई है तो मुमकिन है कि आज कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के हालात पर बात करने के लिए प्रयागराज से इस वक्त हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे जुड़ चुके हैं। हमारे दूसरे सहयोगियों के पास भी जाएंगे, लेकिन उससे पहले सर्वेश का रुख कर लेते हैं। सर्वेश, प्रयागराज के बारे में बताइए। और सीएम योगी आदित्यनाथ की कोविड रिपोर्ट अब नेगेटिव आई है, ये अच्छी खबर है। उम्मीद क्या करें, आज जो मंत्री परिषद की बैठक होगी पीएम की, उसके बाद कोई और कदम भी कड़ा यूपी में उठाया जा सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लगातार टीम 11 के साथ मीटिंगें करते रहे वर्चुअली, और इसके साथ ही साथ उन्होंने आयुष के डॉक्टरों से कल संवाद किया था जिस तरह से, और तमाम उन्होंने कोशिशें की, तमाम दिशा निर्देश दिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने के लिए निर्देश दिए, और इसके साथ ही साथ अस्थायी अस्पताल जिस तरह से लखनऊ बन रहा है, और तमाम जिलाधिकारियों को यह निर्देश दिए कि किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन जो कि इस समय बेहद जरूरी हो गया है कोरोना संक्रमितों के लिए, उसकी किस तरह से आपूर्ति की जाए, ऑक्सीजन किस तरह से जो सप्लाई है उसको जिलाधिकारियों ने अपने हाथ में लिया। तो कुल मिलाकर लगातार सीएम योगी निर्देश देते रहे। अब जब वो स्वस्थ होकर आए हैं तो एक अच्छी खबर है और ये उम्मीद की जा
रही है कि पूरी स्थिति पर जिस तरह से उन्होंने नियंत्रण किया है, आगे भी वो नियंत्रण करेंगे और कोई ऐसा आदेश देंगे जिससे कोरोना संक्रमितों के मामले में कमी आए। बात अगर शहनवाज भी हमारे साथ, सर्वेश लौटेंगे आपके पास। शहनवाज भी हमारे साथ जुड़े हैं। शहनवाज, ये बताइए कि अब वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है, अवधि बढ़ा दी गई है, 2 से 3 दिन कर दिया गया है। इसे लेकर लोगों में किस तरह की बातचीत है और किस तरह के इंतजाम लोग बरत रहे हैं अपने लेवल पर? शहनवाज, आवाज पहुंच रही है आपको? चलिए एक बार फिर शहनवाज का रुख करेंगे। शामली से हमारे साथ जुड़े हैं, वहां के हालात के बारे में भी जानेंगे, लेकिन सर्वेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर्वेश, वीकेंड लॉकडाउन 2 से 3 दिन कर दिया गया, इसे लेकर क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, प्रशासन की क्या तैयारी है? चाहूंगा कि लोग खुद भी जागरूक हैं। तमाम व्यापार मंडल ने खुद से जो है बंदी कर दी थी और इस वक्त भी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो है 10 बज रहे हैं, ऑफिस जाने का टाइम होता है, लेकिन इस वक्त हम सुबह चौराहे पर खड़े हैं जो सिविल लाइन का इलाका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भीड़ भाड़ बेहद कम है। वही लोग जबकि इस वक्त लॉकडाउन नहीं है, आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत होनी है। ठीक है, आज शाम 8 बजे से लॉकडाउन की शुरुआत होनी है, बावजूद इसके सड़कों पर लोगों की संख्या कम दिख रही है। यानी कहीं ना कहीं लोग भी अब सचेत हुए हैं। व्यापारियों ने कई जगहों पर मैसेज दिया है, खुद ही प्रतिष्ठानों को बंद कर गए। जी निश्चित तौर पर मेनका, जिस तरह से जो है अब आज से 3 दिन का लॉकडाउन लगने वाला है। मंगलवार सुबह 7 बजे तक एक लॉकडाउन रहेगा, तो उसको लेकर तमाम लोग जो है वो काफी एहतियात बरत रहे हैं, कम ही लोग निकल रहे हैं। शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पर मास्क का जो पालन है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, सख्ती भी पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है और यही वजह है कि प्रयागराज में पिछले 6 दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आ रही है। 20 दिनों की अगर बात करें तो बीते 20 दिनों में 1300 के नीचे पहली बार गुरुवार को आंकड़ा पहुंचा है, जब 1267 लोग पॉजिटिव हुए। हालांकि चिंता की एक बात और है मेनका कि 21 लोगों की गुरुवार को मौत हुई है, जबकि बुधवार को अब तक सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा था 22 ये लोगों अच्छी का। बात आप बता तो रहे हैं कि प्रयागराज में हर रोज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यही गिरावट जारी रहे, यही उम्मीद हमारी है। ऋषभ मणि लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लखीमपुर से मनोज है, शामली से शहनवाज है। ऋषभ, ये बताइएगा कि लखनऊ के क्या हालात है, यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई थी, अब बताया जा रहा है केजीएमयू में भी बेड बढ़ाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की भी व्यवस्था और दुरुस्त की जा रही है। जी मैंने कहा, देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को पूरा करने में जुटी हुई है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक डीआरडीओ का जो अस्पताल है 500 बेड का, उसका आज ट्रायल शुरू हो रहा है। इसमें 150 बेड पे वेंटिलेटर लगे हुए, बाकी सभी बेड जितने हैं उनमें ऑक्सीजन की सुविधा वहाँ पर है। इसके साथ ही साथ 10 दिन के अंदर 2000 बेड बढ़ाने की बात की जा रही है। हज हाउस में 255 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। इस कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार किया जा रहा है। सारी CHCs PHCs को आदेश दे दिए गए, वहाँ पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मुहैया कराए जा रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा रही है। तो जो सरकार का सिस्टम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, निजी अस्पतालों के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर करके वहाँ पर ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने की बात कही जा रही है। हालांकि एक बात अभी भी ज़रूर करनी होगी कि जो मौतों का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में कल तक 298 था, जो 300 के करीब पहुंचा है। संक्रमण राजधानी लखनऊ की बात करें तो आप 4126 बताया जा रहा है कि संक्रमितों की संख्या में कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन ओवरऑल जब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 35,000 से ऊपर का आंकड़ा है। तो सरकार का भी ध्यान इस तरफ कोई शक नहीं कि मौजूदा आंकड़े जो हैं वो डराने वाले हैं, लेकिन जानकारी ये भी कह रहे हैं कि जो कदम अभी उठाए गए हैं उनका असर आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा और संक्रमितों की संख्या जो है उस पर कंट्रोल किया जा सकेगा। लखीमपुर खीरी से मनोज हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, वहां के बारे में बताएं, लखीमपुर खीरी का क्या हाल? बिल्कुल मेनका, मैं बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी में लगातार कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। पिछले 3 दिनों से लगातार देखा जा रहा है 500 के पार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक सबसे बड़ी बात जो चिंता वाली बात है कि ऑक्सीजन की कमी के चलते जो मौत का आंकड़ा वो थोड़ा सा बढ़ रहा है, वो चिंता पैदा कर रहा है। साथ साथ दवाइयों का भी कुछ कमियाँ पड़ रही हैं, लेकिन प्रशासन उनको पूरी करने की पहल कर रहा है। प्रशासन से बात करने में प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन के लिए उनको 12 बंकी से आवंटित किया गया है, लेकिन 12 बंकी में ऑक्सीजन मिलने में देरी हो जाती है, 1 से 2 दिन लग जाते हैं। इसके चलते थोड़ी सी ऑक्सीजन कमी जरूर आ रही है, लेकिन प्रशासन ने इसको लेकर एक कोरोना विजय कोविड विजय अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रशासन ने आरोग्य मित्र
और आरोप बहन की योजना तहत क्योंकि कलेक्ट्रेट के जो लोग हैं उनको टीम बनाई गई है। हर टीम में 5 लोग होंगे, 5 लोगों में से एक डॉक्टर होगा। वो टीम लगातार उन लोगों से संपर्क करेगी जो घर पे आइसोलेशन किया गया है, उनसे लगातार बात करेगी, उनको यानी जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनके लिए इंतजाम और जो घर पर आइसोलेट हैं उनके लिए भी खास व्यवस्था यहाँ पर प्रशासन के स्तर पर की जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। शहनवाज हमारे साथ शामली से मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। शहनवाज, शामली का हाल बताएं, कोरोना को लेकर, इंतजामों को लेकर। देखिए मैनका, बिल्कुल जो शामली जिला है वहाँ पर लगातार जो है कोरोना पेशेंट भरपूर मात्रा में मिल रहे हैं। 500 का आंकड़ा कोरोना पेशेंट ने पार कर लिया है और अब जो स्थिति है शामली में, उन जो कोरोना पेशेंट है वो 1653 है। प्रशासन लगातार जो है अपील कर रहा है लोगों से कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, घरों पर रहें और लगातार एक मास्क के खिलाफ जो मुहिम है वो भी लगातार चला रहा है। पेशेंट की अगर यहाँ बात की जाए तो लगातार जो है सभी पेशेंट होम आइसोलेट हैं। बहुत से पेशेंट जो क्रिटिकल हैं उन्हें L2 L1 में एडमिट कराया गया है। वेंटिलेटर की व्यवस्था कराई गई है। डीएम शामली जसजीत कौर का कहना है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अभी तक दिक्कत नहीं है। लोगों को सुलभ उपचार मिल रहा है, ऑक्सीजन समय पर दी जा रही है। दवाइयों की बात की जाए तो यह दवाई भी समय पर बनाए रखे, ग्राउंड जीरो पर नजर बनाए रखे कि क्या हालात है इस वक्त। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लड़ाई लड़ी जा रही है, चौतरफा मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत है। इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कोविड मैनेजमेंट पर योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के चलते अगर सरकार पंचायत चुनाव टाल देती तो चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मौत नहीं होती। सरकार मृतकों के परिजनों को आर्थिक मदद के साथ एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। सरकार गांव में भी महामारी की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाए। ये तमाम बातें आज एक के बाद एक कई ट्वीट कर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने प्रदेश सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए कुछ नसीहतें भी दी हैं। और कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर ऑक्सीजन संकट को दूर करने की कवायद तेज कर दी गई है। कानपुर में अगले 2 महीने में लगेंगे 20 ऑक्सीजन प्लांट। 1-2 नहीं बल्कि 20 ऑक्सीजन प्लांट अगले 2 महीने में लगाने की योजना 20 उद्यमियों ने उद्योग निदेशालय को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उद्योग निदेशालय से उद्यमियों को सहमति भी मिल गई है। इसी हफ्ते ऑनलाइन मीटिंग होगी। 60 दिन में ऑक्सीजन उत्पादन भी शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ऐलान किया गया था कि पीएम केयर फंड से पूरे जिले में, हर जिले में, पूरे देश के हर जिले में एक ऑक्सीजन प्लांट लगेगा। लेकिन जो कानपुर से खबर आ रही है बहुत बड़ी खबर है। यहाँ पर 1-2 नहीं बल्कि 20 ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना है और वो भी सिर्फ 2 महीने में ऑक्सीजन का उत्पादन भी इन प्लांट से शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। और इधर देश में कई जगहों पर दवाओं की कालाबाजारी और जमाखोरी की खबरों के बीच कई लोग इस महामारी में जरूरतमंदों की मदद भी कर रहे हैं, मददगार बनकर सामने आ रहे हैं। नोएडा में सद्भावना सेवा संस्था नाम के एक एनजीओ मरीजों को लगातार हॉस्पिटल आने जाने की निःशुल्क सेवा में लगा हुआ है। सद्भावना सेवा संस्थान के चेयरमैन अनिल सिंह ने बताया कि उनके 11 राज्यों में 300 से ज्यादा एम्बुलेंस लोगों की सेवा में लगी हुई है। इस दौरान उनके 22 ड्राइवर पॉजिटिव भी हुए, जिनमें से 4 की मौत हो चुकी है। फिर भी संस्थान लोगों की मदद में जुटा हुआ है। पूरे देश भर से दवाओं की कालाबाजारी और एम्बुलेंस के बहुत ज़्यादा चार्ज करने की खबरें आ रही हैं। उसके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर अभी मानवता बची हुई है और जो लगातार लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक व्यक्ति हैं अनिल कुमार सिंह, जो कि इनकी एम्बुलेंस चलती हैं सद्भावना सेवा संस्थान के नाम से, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान या अस्पताल जहां भी जाना हो वहां पहुंचाते हैं। अनिल जी, सबसे पहले तो आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत सराहनीय काम है, खासकर अगर कोरोना काल की बात करें। आपकी कितनी एम्बुलेंस चल रही हैं और किस तरह से आप चलाते हैं? देखिए, ये हमने सद्भावना सेवा संस्थान के नाम से 2010 में शुरू किया था। उस समय हमने 15 एम्बुलेंस से शुरू किया था। आज 318 एम्बुलेंस हमारी 11 स्टेटों में काम कर रही हैं। इसके बावजूद हम लोगों ने ये पहले जो कोविड-19 हुआ था उसमें भी हमारी सारी एम्बुलेंसों ने पूरा हर मरीज को खाने से लेके।
प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर दबंगों पर कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 2 दबंगों को गिरफ्तार किया है। जिला हॉस्पिटल में इन्होंने मारपीट की थी, तोड़फोड़ की थी, फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को पीटा था। वार्ड बॉय के सर में टाके लगाने की नौबत आ गई, सर फट गया था। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। थोड़ी देर पहले न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को, इस वीडियो को दिखाया था। पुलिस ने एक्शन लिया और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ये लोग यहां पर एक महिला को एडमिट कराने पहुंचे थे। महिला का यहां इलाज चल रहा था, लेकिन इनका आरोप था कि हॉस्पिटल प्रबंधन जो है लापरवाही कर रहा है और यही आरोप लगाते हुए इन्होंने अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। लोगों को पीटना शुरू कर दिया था, फार्मासिस्ट को पीटा था, वार्ड बॉय को पीटा था। यहां से ऑक्सीमीटर भी ये लेकर फरार हो गए थे। लूट भी मचाई, जिसके बाद अब पुलिस ने एक्शन लिया है। इधर लखनऊ से एक और अच्छी खबर आ रही है। डीआरडीओ हॉस्पिटल का आज से ट्रायल होगा। अवध शिल्पग्राम में डीआरडीओ हॉस्पिटल का ट्रायल आज ही शुरू किया जा रहा है। 2 मई से होगी मरीजों की भर्ती। यहां पर अस्थायी कोविड हॉस्पिटल बनाया गया है। ट्रायल आज होगा। मॉकड्रिल के जरिए तैयारियां परखी जाएंगी कि यहां पर जो तैयारी की गई है, सेना के डॉक्टर्स खुद मुआयना करेंगे। 500 बेड का अस्थायी कोविड हॉस्पिटल यहां पर डीआरडीओ ने तैयार किया है। अवध शिल्पग्राम परिसर में यह हॉस्पिटल तैयार किया गया है। 500 बेड यहां पर हॉस्पिटल में, यानी कि एक साथ 500 मरीजों को यहां पर भर्ती किया जा सकेगा। 2 मई से इसकी शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ट्रायल का काम आज होना है और इसकी निगरानी खुद सेना के डॉक्टर्स करेंगे। उधर कोटद्वार में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और बेचने का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उन्हें बेचने वाले गैंग के 5 लोगों को कोटद्वार से गिरफ्तार किया। आरोपी नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन को 25-25 हजार रुपए में जरूरतमंदों को बेचा करते थे। एक तो नकली दवा और ऊपर से उसकी कीमत 25 हजार रुपए वसूला कर रहे थे। कोटद्वार में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की छापेमारी में ये कामयाबी हासिल हुई है। उत्तराखंड पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। आपको बता दें, इसी हफ्ते क्राइम ब्रांच ने हरिद्वार में भी छापेमारी की थी और एक संदिग्ध दवा कारोबारी को अरेस्ट किया था।